हेलो। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग ठीक हैं, है ना। और एक बहुत लंबे गैप के बाद हम आज फिर से एक वीडियो बना रहे हैं। बहुत लंबा गैप हो गया, 5-6 दिन, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ता पूरा हो ही गया। उस पूरे गैप के बाद ही हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि तबीयत खराब हो गई थी और अभी भी मेरा थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, पर मतलब फिर भी कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू करिए। आज शाम को आपका टेस्ट भी है, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो टेस्ट सारे बच्चे देंगे आज शाम को। बता देना अपने सारे दोस्तों को कि टेस्ट होगा आज शाम को, ठीक है। थोड़ा सा अब एक काम कर रहे हैं हम, अभी अब से हम क्लासेस को थोड़ा लंबा खींचेंगे, है ना। क्योंकि हमारी क्लासेस जो है वो बहुत छोटी हो रही हैं और उसकी वजह से हमारा कोर्स जो है वो आगे नहीं खींच पा रहा है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका क्लासेस को थोड़ा लंबा खींचा जाए, ठीक है, ताकि कोर्स भी बढ़े, है ना। आप पूरा पैसा पूरा दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि 1 घंटे की पूरी क्लास भी रखें आप, ठीक है। क्योंकि वो बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो कोर्स हमारा खींचेगा ही नहीं, पूरा खींच नहीं पाएगा, इसलिए। ठीक है, तो यही हम करते हैं। आप लोगों को लगेगा कि कोर्स क्या कहते हैं, क्लास लंबी हो रही है ड्यूरेशन, तो आप स्टॉप करके पॉज करके देखते रहना, है ना। थोड़ा थोड़ा करके देखते रहना, तो आपको सही लगेगा, है ना। ऐसा कोई दिक्कत है, ठीक। तो चलिएगा, हम लास्ट टाइम डिस्कशन जो हमारे टॉपिक्स का चल रहा था, अगर आप लोगों को याद है कि लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो क्या था, अगर इतना याद है तो आपको बता दे। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे और फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बेसिकली आपको बताया था, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, हम उसको थोड़ा शुरू करेंगे। आज का टॉपिक जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं क्वांटासोम, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है क्वांटासोम, ठीक है। अब ये क्वांटासोम क्या होता है, इसकी पूरी कहानी हमने आज समझनी है। थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे जानने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं तुम्हें क्वांटासोम समझा पाऊं कि क्वांटासोम क्या होता है, क्या इसका काम होता है, क्या ये करता क्या है। ये सारी कहानी इससे रिलेटेड है और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये कहानी लाइट रिएक्शन के अंदर इंक्लूडेड है बच्चे, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन हमने, अगर आपको याद होगा, हमने जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई थी, मैंने कहा था जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको हमने 2 पार्ट्स में बेसिकली आपका कैटेगराइज किया था। एक थी लाइट रिएक्शन और एक था डार्क रिएक्शन। 2 पार्ट्स में हमने उसको कैटेगराइज कर रखा था, अगर आप लोगों को एग्जैक्टली याद है तो, है ना। तो लाइट रिएक्शन के होने के दौरान आप लोगों को पता होगा जो केमिकल एनर्जी होती, सॉरी, जो रेडिएंट एनर्जी होती थी, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी यानी कि जो कहां से आती थी, सनलाइट से आती थी, उसको इस प्रोसेस के दौरान केमिकल एनर्जी के फॉर्म पे आपका कन्वर्ट किया जाता था, जिसमें हमारे पास आपका फॉर्मेशन होता है एटीपी का और NADP आपका H का, ये बनता था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बात याद होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्वांटासोम का होना बहुत जरूरी है। तो हमारी कहानी जो है वो लाइट रिएक्शन के इर्द गिर्द है, लाइट रिएक्शन को ही हम समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपका हम लाइट रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा, पहले हम समझते हैं क्वांटासोम क्या है, क्या होता है क्वांटासोम, ठीक है। देखो, आप लोगों ने एक शब्द तो बहुत अच्छी से सुना होगा, क्वांटम। ये क्वांटम इंस्टीट्यूट का नाम नहीं भूल रहा हूं मैं। क्वांटम क्या होता है, अगर सभी बच्चों को पता है एग्जैक्टली कि क्वांटम क्या होता है। क्वांटम एक प्रकार का फोटॉन्स जो होते हैं, जो फोटोन में जो एनर्जी होती है, उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। आप लोग समझते हैं सनलाइट से आपका डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स जो हैं अर्थ सरफेस पे आपका आते हैं, ठीक है। इन फोटॉन्स में एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो, ऐसे समझो, जो सनलाइट है, ध्यान से सुनना,
जो सनलाइट है उस सनलाइट से कुछ आपका डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। आपका सनलाइट ये है माना, इस सनलाइट में ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के क्या आ रहे हैं, आपका फोटॉन्स आ रहे हैं। जिन फोटॉन्स में सर्टेन आपका क्या है, रेडिएंट फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है। उसी एनर्जी को हम बेसिकली क्या कहते हैं यहाँ पर, क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। तो अब हमने इस एनर्जी को ध्यान से सुना, इसके अंदर ऐसे समझो, इसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है, इस फोटोन के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है, जिसको हम क्वांटा या क्वांटम कह रहे हैं, उस एनर्जी को आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब कर लेने की जरूरत है ना। ये बात आपने पढ़ी है। मतलब इस एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी है उसको आपका एब्जॉर्ब कर देना है। उसको क्या करना है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। और एब्जॉर्ब कौन करने वाला है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आपका एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास, अगर हम प्लांट लेवल में बात करें, हम एक प्लांट के लेवल पे बात करें, तो उसके ग्रीन पार्ट्स हैं। ग्रीन पार्ट उस एनर्जी को आपका क्या करने वाले हैं, ग्रीन प्लांट पार्ट्स हैं जो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले। मोर स्पेसिफिकली बोलें तो ग्रीन पार्ट प्लांट में बेसिकली उसकी क्या है, स्पेसिफिकली लीफ है। और लीफ में भी मोर स्पेसिफिक जाएं तो आपको पता है क्या है, मीजोफिल के जो आपका टिश्यूज हैं वो मीजोफिल के टिश्यूज हैं। और मीजोफिल टिश्यूज में ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो हमने देखा, वहां पे अगर अंदर और जाएं तो वहां पे आपका क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जिसको हम थाइलेकॉइड कहते हैं। तो ये सारा क्वांटासोम जो होगा ना, ऐसा समझो क्वांटासोम जो होगा वो क्वांटासोम थाइलेकॉइड से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं रिश्ता इनका है। क्वांटासोम थाइलेकॉइड में होता है। मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूं अगर, तो क्वांटासोम है वो क्वांटासोम थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। क्वांटासोम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्वांटासोम इज प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड। अब जरा सा हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। हम कह तो रहे हैं कुछ आपका ऐसा है, मतलब क्या है, वो फोटॉन्स के अंदर जो एनर्जी है जिसको हम क्वांटा या क्वांटम कह रहे हैं, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम पाया जाता है प्लांट्स में, स्पेसिफिकली थाइलेकॉइड में, जिसको हम क्या कहने वाले हैं, क्वांटासोम कहने वाले। सिंपल। अगर आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आपका जो रेडिएंट एनर्जी है या डिफरेंट वेवलेंथ की जो फोटॉन्स हैं उनके पास जो एनर्जी प्रेजेंट है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए थाइलेकॉइड जो होता है, थाइलेकॉइड के पास एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट होता है जो उस एनर्जी को बेसिकली एब्जॉर्ब कर पाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आपका क्वांटासोम कहते हैं। अब इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आती है तो हम सीधे सीधे यही आपको बताते हैं एग्जैक्टली ये क्वांटासोम होता क्या है। जब हम ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने का सिस्टम है आपका कहां पर, थाइलेकॉइड में है, तो ये होता क्या है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, ये अगर ध्यान सुना, ये अगर मैं जो है यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ओके, जस्ट इमेजिन करो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो आपको पता है इसके इंटीरियर साइड में बेटा, इसके अंदर या इंटीरियर साइड में इस तरह से थाइलेकॉइड प्रेजेंट होता है। थाइलेकॉइड एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ये भी सभी बच्चों को पता होगा। इस तरह से थाइलेकॉइड, एक ही बना रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड है, ठीक है।
तो ये मैंने बना दिया, ये मैंने एक सेक्शन वाला पार्ट थाइलेकॉइड का बनाया। तो अगर गौर करें तो थाइलेकॉइड जो है उसकी ये मेम्ब्रेन हुई, है ना, इस तरह से थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन हुई, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को मैं क्या कह सकता हूं, जरा ध्यान से थोड़ा और बड़ा कर दें क्या, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक, चलो थोड़ा बड़ा और कर देते हैं। ये थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये समझो तुम्हें समझाने के लिए मैंने इसका सेक्शन किया हुआ है, ओके, कट किया हुआ है इसको तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। तो हमें फोकस कहाँ करना है, थाइलेकॉइड पे। तो ये आपका जो आपको दिख रहा है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं इस तरह से, ये थाइलेकॉइड का क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूं, इसको मैं कहूंगा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसकी आपको पता है, बार बार मैं थाइलेकॉइड नहीं लिख रहा हूं, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, क्लियर। और इसके अंदर ये खाली स्पेस है, खाली स्पेस है जिसमें लिक्विड मैट्रिक्स भरा रहेगा। इसको हम ल्यूमेन कहते हैं, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, इसको बताने की जरूरत भी नहीं। अब देखो बच्चों, जो क्वांटासोम है ना वो यहां प्रेजेंट है, कहा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, विच प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड, जैसे कि इधर, जैसे कि इधर, जैसे कि इधर, ऐसे करके थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है क्वांटासोम। इसी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले इस आपका स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं आपका, मैं तुम्हें बता दूं, इसको हम कह रहे हैं क्वांटासोम, ठीक है। अब बहुत देर से आप सुन लो क्वांटासोम क्वांटासोम, पर स्पेसिफिकली ये चीज है क्या, ये भी तुम्हें अब हम बता ही देते हैं, इंतजार तुम्हारा खत्म करवा देते हैं। ये हर जगह पे नहीं है, कुछ स्पेसिफिक आपका क्या है, जगह जगह पर प्रेजेंट भी, मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्वांटासोम, मोर स्पेसिफिकली बोले तो क्वांटासोम है क्या, कुछ भी नहीं। क्वांटासोम जो, अगर इसको हम देखेंगे, इसको जिसको मैं क्वांटासोम कह रहा हूं, इसको अगर मैं मैग्नीफाई थोड़ा तुम्हारे लिए कर दूं समझने के लिए, तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर इस स्ट्रक्चर को हम मैग्नीफाई करें तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर है, एक एरिया है आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन में। ये देखो मैं ऐसे फोटोसिंथेसिस, ये मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ठीक है। मैं ऐसे में क्या बना रहा हूं समझो, ये मेम्ब्रेन होती है ना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये मैं क्या बना रहा हूं, मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ठीक है। किसकी मेम्ब्रेन है ये, आपका थाइलेकॉइड की, ये इस तरह से क्या है आपका मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन में ही जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उसी मेम्ब्रेन में, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ध्यान से सुनो, कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, ठीक है। सॉरी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, यहाँ पे मैं ऐसे दिखाऊं तुम्हें, ऐसे समझने के लिए बना रहा हूं, मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं बना रहा हूं। इस तरह से थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप ऑफ जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने आपको पढ़ाए थे, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं, आपका अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। किसकी मेम्ब्रेन में, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर एरिया में आपका इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं और अरेंज्ड होके रहते हैं, कुछ इस तरह से। तो यही क्लस्टर, ध्यान से सुनना, यही क्लस्टर जो मैंने यहाँ पे बेसिकली आपका बनाया हुआ है, यही क्लस्टर या एसोसिएशन, ठीक है, ये क्लस्टर या फिर आपका एसोसिएशन ऑफ किसका, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, ठीक है। ये क्या है, दीज आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का ये एसोसिएशन जो है बच्चा, ये ही आपका एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी आती है, या सनलाइट में जो फोटोन्स में एनर्जी प्रेजेंट है,
उनको बेसिकली आपका एब्जॉर्ब करने का एक सिस्टम है ये, ठीक है। सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए आपका थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में आपका डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कुछ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हम बाद में बताएंगे, इस तरह से आपका अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं, आपका अरेंज्ड होके रहते हैं, जिनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, द बेसिक फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को क्या करना, एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करना, इनिशिएट। देखो, जब तक सनलाइट की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगे तब तक आपका फोटोसिंथेसिस की कहानी स्टार्ट ही नहीं हो, क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको और एनर्जी फोटॉन्स में है, और उन फोटॉन्स को आपका जो एनर्जी है वो ले पाने की क्षमता इस एक पर्टिकुलर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का ग्रुप यहाँ पर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपका अरेंज हुआ है, आपका एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हुआ है, उसी की वजह से बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बेसिकली आपका क्या हो पाती है, स्टार्ट हो पाती है। तो इस ग्रुप या एसोसिएशन या क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है, एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ दीज पिगमेंट या क्लस्टर का क्या है, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है उसको इनिशिएट करने की जो प्रोसेस है आपका, वो इस एरिया में, इसी जगह में बेसिकली आपका स्टार्ट होती है। तो इसी आपका क्लस्टर को या इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट जो हैं, जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम बेसिकली क्या कह देते हैं, इन्हीं को हम क्वांटासोम कहते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्वांटासोम। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखो, क्वांटासोम एक ऐसा पिगमेंटों से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंटों के एसोसिएशन से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा ग्रुप है जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और जिसका काम होता है जो लाइट एनर्जी है उस एनर्जी को ट्रैप कर लेना, बस इतना समझो। और इसी को हम क्वांटासोम को ही हम फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहते हैं। अगर कहीं पर आपको मिले कि फोटोसिंथेटिक यूनिट, तो इसी को हम फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यही ऐसा एक स्ट्रक्चर है, यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रही है। इसीलिए इसको आपका यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात ये है, ये क्वांटासोम हमने एक छोटी सी बात में हमने समझा। अब यहाँ पर 2 या 3 चीजें जो है बहुत बेसिक है जो हमें समझनी है। वो क्या है, वो ये है फर्स्टली कि इस क्वांटासोम में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं और किस तरह से वो अरेंज होते हैं, पहली बात ये समझनी है। दूसरी बात, सनलाइट से जो आने वाली एनर्जी है उस एनर्जी का ये किस तरह से यूज करवाने वाले हैं, 2 बात ध्यान से समझो, क्योंकि आपका यही इसका बेसिक फंक्शन है, ठीक है। सनलाइट की एनर्जी किस तरह से इसका अरेंजमेंट है यहाँ पर और किस तरह से वो सनलाइट की एनर्जी का यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सनलाइट की एनर्जी को यूज कैसे कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम अब समझेंगे। अभी के लेक्चर में अभी तक आपने सिर्फ ये बात समझी है कि व्हाट इज क्वांटासोम, क्वांटासोम क्या होता है, जिसको हम क्या भी नाम दे रहे हैं, जिसको हम फोटोसिंथेटिक यूनिट के नाम से भी जान रहे हैं। तो अभी आपको ये बात पता चल गई होगी कि क्वांटासोम क्या होता है या फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है, क्लियर। अब समझते हैं इस क्वांटासोम की जो हमने बात की है ना, जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, आप समझो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बना रहा हूं, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, ये एक अपर साइड की मेम्ब्रेन इसकी, मैं इससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा इसको, क्योंकि बार बार अब हम उतना डायग्राम नहीं बना रहे। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ऐसे समझ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लियर। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
हैं इस जगह पर, इस एरिया पर ये फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं उनका क्लस्टर जो है प्रेजेंट, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्वांटासोम दे रहे हैं। अब बात ये है सॉरी, इस क्वांटासोम में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट हैं, ये है बात। ओके, तो मैं तुम्हें बता दूं, हमने दो तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डील किया था। ध्यान से सुनना बेटा, दो तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डील किया था। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ओके, एक थे एसेसरी पिगमेंट और दूसरे थे प्राइमरी या मेन पिगमेंट। क्लियर, यही पढ़ा था हमने। प्राइमरी पिगमेंट में हमेशा क्लोरोफिल ए आता है और उसके अलावा जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो आपका एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर आते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो है एक क्वांटासोम है, तो इस क्वांटासोम के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं और ये आपका क्या कहते हैं, प्राइमरी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। किसके अंदर, क्वांटासोम के अंदर। लेकिन उनका अरेंजमेंट जो है ना वो बड़ा स्पेसिफिक। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, दीज पिगमेंट्स आर एसेसरी पिगमेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये जो मैं बना रहा हूं एसेसरी पिगमेंट्स के नाम आपको याद होंगे। माना कि ये कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स, यू नो कैरोटीनॉइड्स, पढ़ा है। ओके, कैरोटीनॉइड्स। और इसके बाद यहां पे माना क्लोरोफिल बी है, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरोफिल बी इज ऑल्सो अ एसेसरी पिगमेंट। और फाइनली सबसे नीचे बेस की तरफ को जो है यहां पर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। इस तरह से कुछ ये अरेंज है। ऐसा अरेंजमेंट क्यों इनका होगा मैं वो भी तुम्हें समझाऊंगा, फिलहाल ये समझो। तो यहां पर अगर हम गौर करें तो ये जो पूरा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट आपका पिगमेंटों का बना हुआ एक सिस्टम है, ये आपका इस तरह से अरेंज है। इधर से ऊपर को इतने में जो आपको दिख रहे हैं वो कुछ एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। एसेसरी पिगमेंट्स, these are accessory pigments. ओके, फाइनली अगर हम यहां पे जाएं सबसे बेस की तरफ को, यहां पर मेन पिगमेंट है जिसको प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह रहे हो, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ बातें नहीं है। ओके बेटा, जैसे अब ध्यान से सुनना, ये आपका इनका अरेंजमेंट। अब सिर्फ इतना ही ये यहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ पिगमेंट ही जैसे मैंने बना दिए ना पिगमेंट ऐसे करके, ऐसा अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं, वो अभी हम समझाएंगे आपको। अब ध्यान सुना, जब सनलाइट से एनर्जी आपका इस क्वांटासोम में फोटोसिंथेटिक यूनिट में स्ट्राइक करती है, तो कुछ जिस वेवलेंथ की भी लाइट को ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे उसमें कुछ आपका फोटॉन्स होंगे। उन फोटॉन्स के पास एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी के फोटॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेने वाले। ठीक है, ध्यान से सुनो, उस एनर्जी के फोटॉन्स को ये क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। कौन, एसेसरी पिगमेंट्स। एंड देन उसके बाद उस एब्जॉर्ब किए हुए फोटोन को, जैसे माना ये कुछ फोटॉन्स हैं जिनको इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, इस एब्जॉर्ब किए हुए फोटॉन्स को ये एसेसरी पिगमेंट इस तरह से ट्रांसफर करने लगते हैं आपका डाउनवर्ड, और फाइनली जाके जो जितनी भी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो ये एनर्जी को बेसिकली सारे जितनों ने भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था पहले, तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं क्वांटासोम, यानी कि इस बेसिकली आपका फोटोन में जो एनर्जी थी वो इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब की, एंड देन एब्जॉर्ब करने के बाद ये इस एनर्जी को इस तरह से ट्रांसफर कर देते हैं, एक पिगमेंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में,
और फाइनली सारे के सारे पिगमेंट्स जो है इस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते, जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, जिसको भी हम कह रहे हैं आपका क्या, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफिल ए, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर इनके लिए दो नए शब्द बेसिकली देखने को मिलते हैं, वो हम समझाते हैं। क्योंकि जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं मॉलिक्यूल, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, सारी जगह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक जगह में, एक ही आपका एरिया में, सेंट्रल एरिया में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो जितने भी ट्रांसफर एनर्जी एब्जॉर्ब करने और ट्रांसफर करने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इनको कहते हैं एंटीना। एंटीना मॉलिक्यूल या एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनका काम है डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी के फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसको ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो ये जितना भी तुम्हें इधर से जो भी ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जो इतने दिख रहे हैं तुम्हें, ये सब एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब ध्यान से सुनो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, कुछ नए शब्द ऐड होते रहेंगे, उनको आपको समझना। क्यों एंटीना कहते हैं? देखो, तुम्हारे घरों में, जिसके घरों में पुराने टाइम पे टीवी होती होगी, याद करो, उनके घरों में सिग्नल को कैच करने के लिए बड़ा सा एंटीना लगाया जाता था, ठीक है। उस सिग्नल्स को कैच करता था, और देन सिग्नल को कैच करके एक वायर के थ्रू फोकस उसको टीवी अपने टेलीविजन में कर लेते थे, ताकि वहां पर सिग्नल एक जगह पे आपका फोकस होके अगर सिग्नल आएंगे, उसकी वजह से आपको विजुअल जो भी प्रक्रिया है वो दिखती थी या होती थी, मतलब टीवी आपको दिखती थी, है ना। कभी सिग्नल चले गए तो हम उसको रोटेट करते थे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ ये पिगमेंट्स है, ये एंटीना की तरह काम कर रहे हैं। ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, और ट्रैप करने के बाद जो एनर्जी इन्होंने अब्सॉर्ब की, उस एनर्जी को ये ट्रांसफर कर रहे हैं मेन पिगमेंट को, जो काम करेगा, जहां पर मेन काम होने वाला है। मेन काम कहां पर होने वाला? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास होने वाला है। तो इसीलिए इनको हम, आपका जो भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, वो एक प्रकार के एंटीना कॉम्प्लेक्स बना, आपस में मिल करके एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको मैं ऐसे अगर दिखा दूं समझने के लिए आपके, ठीक है, कि ये इस तरह से बेसिकली आपका जो पिगमेंट्स हैं, है ना, चारों ओर इस तरह से ऐसे समझना है आपको। फिलहाल मैं एग्जैक्टली इसको क्या है बताऊंगा अभी आपको। ये इस तरह से चारों ओर जो है आपका, ये समझो कि ये क्या प्रेजेंट है, ये कुछ एंटीना आपका मॉलिक्यूल्स है आपका, यानी कि एसेसरी पिगमेंट्स। और उनकी सेंटर में, अब सेंटर कैसा है क्या, वो बाद में हम समझेंगे आपको। सेंटर में आपका मेन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो जितनी भी वेवलेंथ की लाइट को या एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है ये इसको ट्रांसफर करते हैं इस तरह से डाउनवर्ड, क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फाइनली इस एनर्जी को ये सारे के सारे किसको दे देते हैं, जो मेन पिगमेंट होता है उसको दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। तो ये जो ग्रुप है एसेसरी पिगमेंट्स का, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और फाइनली ट्रांसफर कर रहा है फोटोसिंथेटिक ए मॉलिक्यूल को, सॉरी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, तो इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। पहली बात। अब अगर इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो इस बेसिकली आपका बेचारे को सेंटर में जो सारी एनर्जी जिसके पास दी जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर। नए नाम आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर। बेटा क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर। ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, वो इस जगह पे होगी, इसलिए इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं।
इन एसेसरी पिगमेंट्स का काम है, जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उनका काम है आपका लाइट को एब्जॉर्ब करना एज वेल एज लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब ये भी करता है लाइट एनर्जी को, ऐसा नहीं ये नहीं करता, पर इनका आपका काम है एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसफर करके किसको दे देना, आपका क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को, जो क्या बनाता है रिएक्शन से। अब जो भी कहानी स्टार्ट होगी ना वो इधर से होगी, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से होगी। बस पहले हम अगर ये बात समझ जाएं इतनी सी, तभी हम आगे की कहानी भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको जितना मैं बता रहा हूं ना बस उतना ही अपने दिमाग में बात याद रखनी, उससे ज्यादा नहीं बात याद रखनी। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही आपको कहानी याद रखनी। ठीक है, चलेगा। तो ये आपका दो चीजें और हमने सीखी कि क्वांटासोम जो होता है, जो कि एक आपका क्या है, क्लस्टर या एसोसिएशन है डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, जिसमें एसेसरी पिगमेंट और प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। उसमें दो तरह के आपका कॉम्प्लेक्सेस है, आपका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक बनाते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, अब तुम्हें याद रहेगा, और एक होता है उसमें आपका रिएक्शन सेंटर। क्लियर? एंटीना कॉम्प्लेक्स में एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, क्लोरोफिल बी हो सकता है ना, अगर प्लांट्स में बात करें। बैक्टीरियाज में भी ऐसा होता है। तो देखो एंटीना कॉम्प्लेक्स में आपका नंबर ऑफ या जो डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स हैं वो बदल सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो अलग अलग पिगमेंट से बना, कहीं पर आपका कैरोटिनॉइड से बना हो सकता है, कहीं पर क्लोरोफिल बी से, कहीं पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल से, इनसे बना हो सकता है। यानी कि ये वेरी कर सकता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो पिगमेंट हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर चाहे कोई भी हो, कोई प्लांट हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई प्रोटोजोआ हो, रिएक्शन सेंटर हमेशा ही क्लोरोफिल ए बनाता है। ये बात अपनी दिमाग से कभी मत भूलना कि रिएक्शन सेंटर जो बनता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्लोरोफिल ए के होते हैं। क्लोरोफिल ए ही होगा, ठीक है। चाहे देखो बैक्टीरिया ले लो या प्लांट ले लो तो तब भी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बनाएगा, बैक्टीरिया ले लो तब भी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बनाएगा। लेकिन ये एंटीना कॉम्प्लेक्स बदल सकता है। जैसे प्लांट्स के केस में कैरोटिनॉइड और क्लोरोफिल बी से बना है, बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरियो क्लोरोफिल से बना होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बी सी डी ऐसे करके उनसे बना होगा, ठीक है। तो यानी कि ये वेरी कर सकता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरी कर सकता है, लेकिन जो क्या कहते हैं ये वाला पार्ट है रिएक्शन सेंटर, वो एक ही होता है, उसको एक ही आपका मॉलिक्यूल बनाता है, वो होता है आपका कौन सा, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। किसका? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, ठीक है। इतनी बात बेटा आपको जो मैंने बताई वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, एक आंकड़ा हम यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं। एक आंकड़ा बेसिकली आपको मैं बताता हूं, और वो आंकड़ा बेसिकली आपका क्या है। अगर मैं एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करूं, अलग अलग में ये अलग अलग तरीके से बेसिकली आपका देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। अलग अलग मतलब नंबर ऑफ पिगमेंट्स के बेस पे। किसी में ये पिगमेंट्स आपका, जैसे बैक्टीरिया की बात मैं करूं, बैक्टीरिया में ये पिगमेंट्स आपका जो है एंटीना कॉम्प्लेक्स में वो 20 से लेके 30 पिगमेंट्स भी हो सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स में। जबकि एल्गी में या प्लांट्स में बेसिकली बात करूं, उनका नंबर बेसिकली 200-300 पिगमेंट भी हो सकते हैं। तो यानी कि एंटीना कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ पिगमेंट्स भी वेरी करता है, उसका साइज कहते हैं उसको, और आपका क्या कहते हैं डिफरेंट पिगमेंट भी वेरी करते हैं। पिगमेंट अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, और इनका नंबर भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से बेसिकली आपका होता है, जो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो इधर तक की कहानी हमारी है, जिसमें हमने दो बातें समझी हैं। क्वांटासोम क्या होता है, पहली बात किसको कहते हैं, क्या उसका काम होता है, और दूसरी बात क्वांटासोम बना किस चीज से होता है, और उस क्वांटासोम के अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है और रिएक्शन सेंटर बेसिकली क्या है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इनका अरेंजमेंट बताता हूं कि क्वांटासोम में, अभी तो मैंने सीधे बता दिया, क्वांटासोम में अरेंजमेंट किस तरीके का होता है इन पिगमेंट्स का,
ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है आपका, इसलिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्वांटासोम जो होता है उसके अंदर, क्वांटासोम जिसको हम कह रहे हैं, उसमें हम ये भी कह रहे हैं कि उसमें आपका क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जो कि दो तरह के आपका स्ट्रक्चर्स वहां पे बना रहे हैं। एक बना रहा है एंटीना कॉम्प्लेक्स को और एक बना रहा है आपका रिएक्शन सेंटर को। क्लियर है ना? मैं ये बात आपका शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। बात ये है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी इतनी आसानी से ट्रांसफर होती है क्या? नहीं होती है। एनर्जी ट्रांसफर, देखो मेम्ब्रेन कैसी है, अब ये बात समझनी है आपको, ठीक है। अगर मैं ध्यान से, अब अपना दिमाग पूरा लगाना है यहाँ पे। ये थाइलाकॉइड है, देखते ओ देखते जाओ, ये थाइलाकॉइड है, सिर्फ थाइलाकॉइड बना है, सिर्फ और सिर्फ थाइलाकॉइड, ठीक है। ये थाइलाकॉइड बनाया मैंने, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता थाइलाकॉइड, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन में दो लेयर तो होती हैं, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर, ऐसे बना दे रहा हूं मैं, ओके, ठीक है। सॉरी। तो बेटा इस मेम्ब्रेन में यहां पर क्या है कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये एरिया ऐसा है, एक ही जगह दिखा रहा हूं, ये एरिया ऐसा है जहां पर क्वांटासोम है ना। सॉरी, क्वांटासोम ये वाला एरिया। तो इसमें फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है वो तुम्हें पहले समझना है, बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। ये नहीं समझोगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को मैं क्या करता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। अरेंजमेंट कैसा है, देखो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ओके। तो प्लांट्स में जो एसेसरी पिगमेंट्स हम यहाँ पर डील करेंगे वो हम एक कैरोटीनॉइड्स के बारे में करेंगे, जो कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कैरोटीनॉइड्स। और आपका मैं क्लोरोफिल आपका बी की बात करूंगा, और रिएक्शन सेंटर में हम ऑलवेज किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल ए की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो इनका इन मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो एक फनल शेप्ड अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट एक फनल शेप्ड होता है। अगर इसको जस्ट ऐसा समझने वाली बात है, ये ऐसा, दिस इज थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन है, ऐसे समझो, ओके। इस तरह से पूरा थाइलाकॉइड होगा, इतनी मेम्ब्रेन, हम ऊपर वाला ये वाला पार्ट इसे ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऊपर फ्लैट भी होगा मेम्ब्रेन, है ना, क्योंकि थाइलाकॉइड फ्लैट स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऐसा फ्लैट भी स्ट्रक्चर होगा, ओके। तो अगर मैं इन पिगमेंट्स के अरेंजमेंट को ऊपर से देखूं, जो कि हर बुक में ऐसे बनाए रहते हैं, आपको बेटर समझ में नहीं आता, उसकी वजह से ऊपर से देखूं, यानी कि इस तरह से थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस जगह पे या इस जगह पे कहीं पर आपका ये पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पिगमेंट इसमें धसे हुए हैं और एक फोटो क्वांटासोम बनाया हुआ है। तो उस स्ट्रक्चर को अगर मैं ऊपर से देखूं, यानी कि ऐसे, तब वो स्ट्रक्चर ऐसा हमें दिखाई देगा। उसमें ऊपर से देखने पे, ऊपर ये देखो, ऊपर से देखा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं मैं, ऊपर से देख रहा हूं, तो कैसा दिखेगा। इन दैट कंडीशन इसके चारों ओर आपको हम जब इसको बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कि पेरिफेरल एरियाज में हम क्या दिखाते हैं, सारे के सारे पेरिफेरी में सारा का सारा क्या दिखाते हैं, इस तरह से एसेसरी पिगमेंट्स को हम इसके दिखाते हैं पेरिफेरी में, ठीक है। जब हम उसको कहां से व्यू कर रहे हैं, उसके अपर साइड से व्यू कर रहे हैं, ओके बच्चों। और इस तरह से, और सेंटर में बेसिकली इनके इस तरह से ये मॉलिक्यूल दिखाते हैं। तो इस तरह ज्यादातर इमेजेस में आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या कहना चाह रहे, ठीक है। देखो बेटा, कुछ नहीं, ये है आपका जो ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं, वो एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी कि एसेसरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी उसमें हो सकता है। जबकि जो रेड वाला बनाया है वो क्या है आपका, जो सेंटर में हमने दिखा रखा है वो क्या है, क्लोरोफिल ए है, जो रिएक्शन सेंटर बनाएगा।
यानी कि यहाँ पर अगर तुमसे मैं पूछूं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, तो तुम जितना भी ब्लू मास है उसको सबको क्या बोलोगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और मैं अगर पूछूं रिएक्शन सेंटर क्या है, तो रेड वाले को बोलोगे आप रिएक्शन सेंटर, जो कि हमने ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन था, ये ऐसे करके यहाँ पर धसा हुआ माना सिस्टम, इसको हमने इस तरह से ऊपर से देखा, तो ऐसा कुछ हमें दिखाई दिया माना समझने के लिए। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसे अरेंज्ड होता है, तो आंसर है नहीं, ये ऐसे अरेंज नहीं होता। ठीक है, अरेंजमेंट बड़ा स्पेसिफिक होता है। वो कैसे बेटा, वो ऐसे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पिगमेंट ही नहीं होते, देयर आर सम प्रोटीन्स आल्सो। ठीक है, प्रोटीन भी पाई जाती हैं। तो देखो, ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन में कुछ आपका इस तरह से आपका क्या पाई जाती है, प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन इस तरह से आपका बेटा प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपका इस तरह की क्या है, आपका मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है। और ध्यान सुना, और इस प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अभी तक तो हमने कुछ पिगमेंट जिक्र नहीं किया, अब एक्चुअल अरेंजमेंट, अब इसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब मैं तुम्हें बताऊं, देखना, सबसे ऊपर की तरफ, ये यहां सबसे ऊपर की तरफ इस प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं कैरोटीनॉइड्स के। क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स। ध्यान से सुनो, कैरोटीनॉइड्स। फिर अगर थोड़ा सा नीचे साइड को हम आएंगे, लोअर साइड को, तो हमें, मैं हायर प्लांट्स की बात करूं, इनमें हमें जो पिगमेंट एसोसिएटेड इस प्रोटीन के साथ दिखाई देंगे, वो पिगमेंट्स बेसिकली आपका होंगे क्या, क्लोरोफिल बी, जो ब्लैक से मैंने बनाया। और फाइनली जब हम लोअर साइड की ओर आएंगे, यानी कि इनर, इस मेम्ब्रेन के इनर साइड की ओर आएंगे, तो यहां पे हमें दिखाई देते हैं आपका क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल का रिएक्शन सेंटर होता है। इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है, तो हम इसको एक फनल शेप अरेंजमेंट कहते हैं। और आपका होता क्या, इसको अगर एक कार्टून डायग्राम से बनाऊं मैं, तो इस तरह से देखो, इस तरह से एक स्ट्रक्चर, यानी कि जो कि मैंने आपके किताब में भी यही वाला, सॉरी नोट्स में भी यही वाला स्ट्रक्चर दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरह से मेरे बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर आपका ऊपर का जो एक डब्बा है, समझो ये आपका कैरोटीनॉइड्स का है। और उसके नीचे, इन कैरोटीनॉइड्स के नीचे जो दूसरा स्ट्रक्चर बेसिकली आपका आता है, इस तरह से समझने के लिए बता रहा हूं, ओके, इस तरह से ये आता है क्लोरोफिल बी का, ओके। और फाइनली जो सबसे नीचे का स्ट्रक्चर बनता है, दिस वन आपका, ये बनता है क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता बेटा, सब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल। और यही बेसिकली क्या बनाता है, यही वाला पार्ट बेसिकली क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से इनका कुछ अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था कैरोटीनॉइड्स, क्या था ये, कैरोटीनॉइड्स। हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ये था क्लोरोफिल बी और ये था क्लोरोफिल ए, जो कि क्या बना रहा है, ये बाद में सारी लाइट इसी के पास, सारी एनर्जी इसी के पास आ रही है। ये बना रहा है रिएक्शन सेंटर, क्या बना रहा है, रिएक्शन सेंटर। जबकि ऊपर का ये है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। आपका फाइनली यहां पर एनर्जी आएगी और ये मॉलिक्यूल जो है आपको जो दिख रहे हैं, ये बना रहे हैं क्या, आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी कि एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि जितनी भी एनर्जी आपका यहां आने वाली है, वो सारी ट्रांसफर होगी यहां, फिर यहां से यहां और यहां से रिएक्शन सेंटर। तो इस तरह का बेटा इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जाननी चाहिए, ठीक है, कि इनका अरेंजमेंट इस तरह से क्यों है। एक फनल शेप्ड अरेंजमेंट है, ताकि एनर्जी आपका हमेशा इस तरह से डाउनवर्ड मूवमेंट करके इसके पास जा सके, ठीक है। इसमें प्रोटीन भी है, याद रखना, आपका ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये भूलना मत, बाद में बताऊंगा जब बाद में ये कहानी आएगी प्रोटीन की, तो तब तुम फिर कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो
इस तरह का कुछ इसको मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया। अब सबसे ऊपर कैरोटीनॉइड, फिर क्लोरोफिल, कुछ ऐसा अरेंजमेंट इनका होता है ना बेटा। क्योंकि जो एनर्जी इन्होंने ली है वो इसको दे सके और इसकी एनर्जी इसको आ सके, इसकी एनर्जी रिएक्शन सेंटर के पास जा सके, जो कि क्लोरोफिल ए से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का इनका अरेंजमेंट होता है क्वांटासोम में। पहले जितनी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं प्लीज बेटा उतनी ही बात आपको याद रखनी है, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स अगर तुम्हें समझ आए, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है लाइट की, ये पूरा जो बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, इसका पूरा काम अगर तुम्हें कोई पूछे तो इसका एक काम है लाइट को हार्वेस्ट करना। मतलब लाइट में जो एनर्जी है, उस सारी एनर्जी जितनी ये ले सकते हैं उस एनर्जी को ले लेना, बस एनर्जी ले लो। फिर एनर्जी लेने के बाद क्या काम होगा वो मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, एनर्जी ले लेना। तो इसीलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ना हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि किससे बना है, जो कि आपका इन पिगमेंटों से मिलकर जो आपका सिस्टम बना है जो सिस्टम लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, आपका उसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसके बाद फोटो सिस्टम है, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। और इसमें जो प्रोटीन है आपका, उसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं। बिना प्रोटीन की ये नहीं है। देखो आपका पिगमेंट है, साथ में प्रोटीन भी एसोसिएटेड है। ये बात अपने दिमाग से मत निकालना प्लीज, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, तो इस तरह का इनका क्या है, कुछ आपका अरेंजमेंट जो है हमें दिख रहा है। इनको बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानेंगे, जिसमें कैरोटीनॉइड आपका, हम हायर प्लांट में बात करें, इस तरह से अरेंजमेंट है। ठीक है बेटा। दूसरी बात ये है ना जो टॉपिक में, ये इस तरह से क्यों अरेंज्ड है, ये इस तरह से क्यों अरेंज्ड है, पहली बात ये हमें समझनी है। दूसरी बात, यहां से एनर्जी यहां ट्रांसफर कैसे होती है वो भी हमें समझना। अगर तुम ये दो बात समझ गए कि किस तरह से ये अरेंजमेंट इनका ऐसा क्यों है, आपका क्यों क्लोरोफिल आपका बीच में नहीं है ए, क्यों क्लोरोफिल बी अंदर की साइड नहीं है ल्यूमेन की साइड, क्यों कैरोटीनॉइड बाहर की साइड है, अगर हम ये बात समझ जाएंगे तो हमें आपका हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है आपका इस टॉपिक को समझने की और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के लिए ही पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें रटाने के लिए पढ़ाता ना, ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, देख लेना। ठीक है, आपका अच्छी जगहों पे भी ये टॉपिक नहीं डिस्कस किया जाता, वो सीधे टॉपिक आपका, क्योंकि ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे फिर आप लोग, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारी की सारी बातें समझे, है ना बेटा। तो अब बात ये है कि ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों है, पहले इसका हम बात समझते हैं। अरेंजमेंट इस तरह से क्यों है फिर इनका, है ना, फनल शेप्ड अरेंजमेंट क्यों हम बता रहे हैं, आपका इस तरह का क्यों अरेंजमेंट इनका होता है, इसका ये इस तरह से अरेंज होने का जो कारण है ना, क्यों हुए रहते, उसका कारण है बेटा एनर्जी का ट्रांसफर, ताकि जो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी है उस एनर्जी को ट्रांसफर कर सके। क्या कर सके, ट्रांसफर। यहां से एनर्जी ट्रांसफर, इसने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की या इसने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब, सब करेंगे एनर्जी, तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इधर और ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इधर और फाइनली एनर्जी पहुंचेगी इधर। इस एनर्जी के ट्रांसफर को बिटवीन द एंटीना पिगमेंट्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स तो है ये, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स का जो पिगमेंट्स हैं उनके द्वारा एनर्जी का एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में एनर्जी को ट्रांसफर करना कहलाता है रेजोनेंस ट्रांसफर या रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर को हम रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर या रेजोनेंस ट्रांसफर कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये एनर्जी का जो ट्रांसफर है एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट
की ओर, उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर या रेजोनेंस ट्रांसफर। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है आपका। अब यहाँ पर अरेंजमेंट इसीलिए इन मॉलिक्यूल का इस तरह का बना है, इस फनल शेप्ड अरेंजमेंट या इस तरह का अरेंजमेंट थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे इसलिए है इन सारे पिगमेंट्स का, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को इफिशिएंटली ट्रांसफर किया जा सके रिएक्शन सेंटर के पास, यानी कि रेजोनेंस आपका एनर्जी ट्रांसफर वहां पर हो सके, इसीलिए इनका अरेंजमेंट ऐसा है। पहली बात। दूसरी बात, एक बात आप समझो, ऐसा आपका एनर्जी को, अगर आपको एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो एनर्जी हमेशा अपने हायर एरिया से, हायर मतलब जहां पर एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, हायर एरिया से अपने लोअर एरिया की ओर को ट्रांसफर होगी। हमेशा याद रखना, एनर्जी के लिए मैं बोल रहा हूं, एनर्जी के लिए, ठीक है। कहीं भी अगर एनर्जी ट्रांसफर किसी भी दो बॉडीज में आपने पढ़ा हो तो हायर स्टेट से लो, अगर माना दो आपका रॉड है मेरे पास, एक रॉड को मैं बहुत गर्म कर रहा हूँ, एक ठंडी रॉड है, अगर इन दोनों को आपस में मैं इस तरह से जोड़ दूं तो एनर्जी का ट्रांसफर लोअर, जहां एनर्जी कम है, हीट कम है, वहां से इधर की ओर नहीं होगा, ज्यादा हीट से इधर की ओर होगा। अगर ऐसा करूं मैं, तो इसको भी गर्म करूं, इसको भी गर्म करूं, इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कर दूं, इसका ज्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा है, इनको आपस में इस तरह से मिला दूं, तो हम कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि इस लोअर हीट बॉडी से हायर हीट बॉडी की ओर को एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा जहां पर एनर्जी ज्यादा होती है वहां से लोअर की ओर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, ये बात याद रखनी है। मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना और एनर्जी का ट्रांसफर होना, दोनों बातों में बड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है आपका। ये आपका मॉलिक्यूल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, ये समझ जाना आप लोग, ठीक है, इसका मतलब ये समझ जाना, यहाँ पर हायर एनर्जी आपका फोटॉन्स आपको एब्जॉर्ब किए जाएंगे, ठीक है, फिर यहीं से वो एनर्जी को लोअर में, फिर और लोअर में डाला जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है, ताकि एनर्जी इसको मिल सके, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ले सकता है मैक्सिमम, उतनी इसको दी जा सकती है। कहां से? आपका वो इन मॉलिक्यूल के द्वारा एनर्जी को ट्रांसफर करके दी जाएगी, जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। ये कहानी है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर की। अब अगला जो भी हमारा जो लेक्चर बनेगा, ठीक है, अगला लेक्चर जो मैं बनाऊंगा वो हम किस पे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। वो हम ये बताएंगे कि यहां से एनर्जी किस तरह से, मतलब पहली तो ये बताएंगे कि यहाँ पर आपका कितना एनर्जी के वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर। पहली बात ये याद रखनी पड़ेगी, ताकि हमें ये समझ में आए कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर को आपका एनर्जी का फ्लो हो रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी, इसीलिए तो ये इस तरह से अरेंज्ड है। देखो, अगर तुम ऐसा कर देते कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती, उसके बाद यहाँ उसके, तो एनर्जी ऐसे ट्रांसफर थोड़ी होती, मतलब यहाँ पर लोअर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसके बाद यहाँ हायर, तो उल्टी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा ना। यहाँ पर कम एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में थोड़ी ना एनर्जी जाती है। तो उन मॉलिक्यूल को डिजाइन इस तरह से करा गया है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल उतना एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ऐसे क्लोरोफिल बी, ऐसे क्लोरोफिल ए, ठीक है। वेवलेंथ वाली कहानी आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको वहां पे समझना पड़ेगा। कैरोटीनॉइड याद रखो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, और क्लोरोफिल ए का वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने का क्या था, ठीक है आपका। क्योंकि जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा, रिलेशन मैंने पढ़ाया था तुम्हें। तो कैरोटीनॉइड जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना आपका, वो कम वेवलेंथ की लाइट को, याद रखो येलो और ऑरेंज हमने पढ़ा था, ठीक है, येलो ऑरेंज रेंज की, जो येलो पहले ही आ जाता है, जबकि बेसिकली आपका क्लोरोफिल ए जो है वो आपका ब्लू और रेड में जाता था, ठीक है। ऐसे करके हम इसको डील करेंगे। तो एनर्जी कहां पर, ये ज्यादा एनर्जी को करेगा, ये कम एनर्जी आपका एब्जॉर्ब करेगा, ये और कम, तो तभी एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो अब हम ये पढ़ेंगे इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है,
और कैसे एनर्जी यहाँ से इधर तक पहुंचती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर या रेजोनेंस ट्रांसफर कहते हैं। एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो रेजोनेंस ट्रांसफर कहलाता है। ये बात अगर आपको समझ आ गई ना बेटा, मैं कोशिश करूंगा बहुत हल्के से समझाने की, मैं पूरा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी है, ये इसका अरेंजमेंट ऐसा क्यों है और किस तरह से यहाँ से एनर्जी किस फॉर्म में कैसे जो है यहाँ से इस रिएक्शन सेंटर तक, एंटीना कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन सेंटर तक पहुंच रही है, ये हम समझेंगे अगले लेक्चर में। फिर जाके रिएक्शन सेंटर के पास अगर एनर्जी आ जाती है तो उसके आगे की कहानी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। मैं एकदम स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं एक भी जगह, अगर मैं सीधे तुम्हें यहाँ से कहानी शुरू कर देता ना, वाटर का फोटोलिसिस स्टार्ट हुआ, तुम्हें पता ही नहीं चलता वाटर टूटा क्यों, एग्जैक्टली क्यों टूटना पड़ा वाटर को, है ना, क्या हुआ था ऐसा कि वाटर को टूटना पड़ा, नहीं समझते तुम, जिंदगी में नहीं समझ पाते, ठीक है। इसलिए ये बात यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनर्जी मतलब ऐसा यहाँ पर एनर्जी ऐसे क्यों ट्रांसफर हो रही है, और वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होने की कहानी तो बाद में आएगी, हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इतना ही नहीं है, और भी कुछ आपका प्रोटीन्स यहाँ पर अरेंज्ड हैं, और भी कुछ आपका सिस्टम है जिसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ओके। तो अभी बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, लेकिन जितनी बात आज बताई वो बात आपको याद रहे, बस मैं ये चाहता हूँ। पहली बात, क्वांटासोम क्या होता है, क्वांटासोम किससे मिलकर बना होता है, क्वांटासोम का क्या काम होता है, क्वांटासोम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्वांटासोम में अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल का कैसा होता है, वो आपको इतनी बातें याद रहनी चाहिए। आगे की कहानी हमारी क्या है, ये अरेंजमेंट आपका जो इस तरह का ये फनल शेप्ड अरेंजमेंट है, इसमें आपका एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है वो अगली कहानी है आपका, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक। तो आई होप कि ये लेक्चर थोड़ा आपको लंबा लगे, लेकिन लंबा बनाना ही पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हम नहीं कर सकते छोटा छोटा पढ़ा करके, है ना, नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी इसकी आगे की कहानी और हमारे पास बची हुई है। देखो बेटा, तुम ये बात किताब से पढ़ने जाओगे तो मैं बहुत कम समझ आएगी, ओके। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ जितना मैं तुम्हें बताता हूँ, जितना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बस उतना याद रखो, उससे ज्यादा एक अक्षर फालतू याद मत रखो, बस जितना मैं पढ़ा तुम्हारे लिए ना वो बहुत इनफ है, बस इतना समझ लो, ठीक है, बस उतनी बात याद रखो। तुम्हें कहीं भी मैं गारंटी देता हूँ, तुम्हें कोई भी ये बात नहीं पढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस सब लोग, लेकिन ये कहानी नहीं पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिंक करते हैं चीजों को, है ना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। आप लोग पढ़ाई आपकी जारी रखिए, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लेक्चर बनाते रहे, है ना। अभी तबीयत बीच बीच में बिगड़ जा रही है तो दिक्कत हो रही है, अभी भी मुझे ना थोड़ा वीकनेस हो रही है, चक्कर सा आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है अगले लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए ये कहानी आपको याद रखनी, ठीक है।